तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं रेसिडेंशियल स्टेटस का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, उसके बेस पे पर्सन को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो अपन ने पढ़ लिया 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, OR, NOR एंड NR। तो मुद्दा ये है कि उनका रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिसाइड किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसी के ऊपर बेस्ड है आपका, ठीक है। ये PDF मेरे आप जो ऐप है उस पर अपलोडेड हो जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है प्लीज़ डिटेल से। क्या लिखा है? निक्सन एन अमेरिकन सिटीजन अपॉइंटेड एज अ साइंटिफिक ऑफिसर इन इंडिया ऑन 1 अप्रैल 2014। ये कहानी दी हुई है कि उसे एज ए साइंटिफिक ऑफिसर कब अपॉइंट किया गया है। आगे बढ़ते पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो, कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हाँ यार दिमाग में समझ में आ गई है, क्वेश्चन चीज़ें बैठ गई हैं। आगे लिखा है ही वेंट टू युगांडा ऑन डेप्यूटेशन। डेप्यूटेशन का मतलब होता है कि स्पेशल मिशन पर आपको भेजा गया। जैसे एक था टाइगर मूवी आपने देखी होगी सलमान खान की, तो वो एक स्पेशल मिशन पर जाता है ना अपने रॉ के मिशन पे, तो वो आपका डेप्यूटेशन कहलाता है। आगे लिखा है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years बट लेफ्ट हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन इन इंडिया। देखा होगा टाइगर जिंदा है में, कैटरीना कैफ और अपने बच्चे को इंडिया में ही छोड़ के जाता है, बाद में बात अलग है वो पहुंच जाती है। आगे बढ़ते हैं। ऑन 1 May 2021 he came to India and took with his family to Uganda on 30 June 2023। भारत आया और अपना परिवार को युगांडा जहां वो गया था उसको वहां उठा के ले गया परिवार को। आगे लिखा है he returned to India and joined his original job on 2 फरवरी 2025। इंडिया वापस कब आया? 2 फरवरी 2025 को आया और उसने अपना ओरिजिनल जॉब ज्वाइन कर लिया। व्हाट वुड बी द रेसिडेंशियल स्टेटस? हमको इसका रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करना है कि रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा। तो सबसे पहले लिखो स्टेप 1। आपका काम क्या है, बनाना कैसे है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। सबसे पहले लिखो स्टेप 1, लिखो स्टेप 1। सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस भी पर्सन का आप रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड कर रहे हो, आपको ये देखना है कि वो पर्सन इंडिया में प्रीवियस ईयर में कितने दिन था। तो लिखो कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज, कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 24-25। 24-25 कहने का मतलब क्या? 1 अप्रैल 2024 से, ये ध्यान देखना, 31 मार्च 2025 तक, 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक आप इंडिया में कितने दिन थे, हमें ये देखना है। यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई। तो अब बात आती है बनेगा कैसे आगे की चीज़। तो आप क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा, हमको प्रीवियस ईयर से मतलब है तुम कब इंडिया में अपॉइंट हुए, कब आए, कब गए, उसका काम स्टेप 1 में नहीं है। स्टेप 1 में केवल काम आपका प्रीवियस ईयर में है। तो प्रीवियस ईयर में क्या लिखा हुआ था, आप इंडिया जब आए वो डेट कौन सी थी? 2 फरवरी 2025। आप आए कब? ध्यान से समझना, आए कब हो? प्रीवियस ईयर में 2 फरवरी 2025। और उसके बाद की डिटेल नहीं है, तो हम ये मानेंगे कि ये यहाँ से 2 फरवरी 2025 से लेके 31 मार्च 2025 तक इंडिया में ही है। 2025 फरवरी 2025 से लेके 31 मार्च 2025 तक वो इंडिया में ही है, ऐसा माना जाएगा। ओके, चालू हुआ 1 अप्रैल 24 से, खत्म होगा 31 मार्च 2025। अब 24 से पहले कभी आया है क्या? नहीं। 1 अप्रैल 2024 से पहले कभी इंडिया आया है? उससे मतलब भी नहीं, हमको इस टाइम पीरियड के अंदर में देखना है। तो इस टाइम पीरियड के अंदर में वो पहली बार 2 फरवरी को आया है। तो इसलिए क्या हुआ, फरवरी में आप कितने दिन हो इंडिया में? मैंने बताया था जिस दिन आप इंडिया आए उसे इंडिया में ही गिना जाएगा। मतलब 2 फरवरी से लेके फरवरी 28 दिन का है, 28 फरवरी तक, मतलब 27 डेज आप इंडिया में हो, 27 डेज। और मार्च में आप कितने दिन हो? मार्च 31 का होता है, लिखते चलेंगे। तो ये टोटल हो गया 58 डेज।
आप इंडिया में प्रीवियस ईयर में कितने दिन हो, स्टेप 1 के अकॉर्डिंग 58 डेज आप इंडिया में हो। तो अब स्टेप 1 में हमने जो पढ़ा, क्या समझा उसमें, कि आपको क्या निकालना है, प्रीवियस ईयर में आप इंडिया में कितने दिन हो, क्योंकि आपका जो रहना जो है इंडिया में उसी के ऊपर पहली बेसिक कंडीशन बनी हुई है। तो वो काम लिखेंगे स्टेप 2 में। तो लिखो स्टेप 2, स्टेप 2। अब आपकी दो बेसिक कंडीशन थी, वो दोनों बेसिक कंडीशन को आपको यहाँ लिखना है। यहाँ लिखोगे एक्सप्लेन बेसिक कंडीशन, एक्सप्लेन बेसिक कंडीशन। यहाँ आपकी दो बेसिक कंडीशन थी। पहली बेसिक कंडीशन क्या थी, प्रीवियस ईयर में आपको कितना दिन रहना है, मोर देन इक्वल टू 182 डेज। फिर सेकंड क्या थी, 60 प्लस 360 इन फॉर प्रीवियस ईयर, 60 प्लस 360। ये चार ये हमारी दो बेसिक कंडीशन थी। तो पहली बेसिक कंडीशन ये पूरी हुई क्या, जी नहीं, क्योंकि आप 58 डेज हैं। यहाँ पर 60 दिन तो होना ही चाहिए, बट यहाँ पर सी वाली कंडीशन भी पूरी नहीं हुई, तो ये वाला से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों एक साथ पूरी होनी चाहिए, ये दोनों एक साथ पूरी होनी चाहिए। मतलब पहली हो गई बट दूसरी वाली कंडीशन पूरी नहीं, मतलब 360 वाली तो भी नहीं माना जाएगा। ये पूरी हो रही है बट ये नहीं हो रही है, तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं मानी जाएगी। तो कुल मिला के इसने दोनों बेसिक कंडीशन पूरी नहीं की। तो आप स्टेप 3 में फिर आ जाओगे और स्टेप 3 में लिखोगे, स्टेप 2 के बाद लिखेंगे स्टेप 3 कंक्लूजन। अब मान लो आपकी बेसिक कंडीशन यहाँ पूरी हो जाती, तो बेसिक पूरी होती तो स्टेप 3 में आप एडिशनल कंडीशन चेक करते, बट यहाँ पर आपकी बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है, इसलिए मैं एडिशनल कंडीशन पे नहीं आ रहा हूँ। अगर बेसिक कंडीशन फुलफिल होती है तो एडिशनल कंडीशन देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ सिंस SSC did not satisfy, उसने सेटिस्फाई नहीं किया, did not satisfy any of the basic condition, therefore he is non-resident during previous year 24-25। ये हमारा पहला क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था वो हो गया फाइनली। अच्छे से नोट डाउन कर लो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। श्री रमेश who was born and brought up, Sri Ramesh who was born and brought up in India went for further studies to UK। भारत की पैदाइश है, ठीक है, भारत में ही पैदा हुआ है बोल रहे हैं, और वो यूके पहली बार पढ़ने कब गया है, 1 मार्च 2023 को, 1 मार्च 2023 को वो इंडिया से बाहर चला गया। आगे बढ़ा है तो इंडिया, अब क्या लिखा है, एंड केम बैक टू इंडिया ऑन 1 अक्टूबर 2024 अर्ली इन द मॉर्निंग। 2024 अक्टूबर में वो क्या हो गया, एकदम सवेरे सवेरे इंडिया पहुंच गया। अब ये बताना है आपको कि ये OR है कि NOR है। चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले मैं आपको समझाने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ गया और आया, उनकी डेट्स लिख लेता हूँ। गया कब, क्वेश्चन नंबर 2 है, गया है आपका 1 मार्च 2023 को, 1 मार्च 23 को वो चला गया है। और आया कब है, 1 मार्च 23 को जाने के बाद वो आया कब है, आया है 1 अक्टूबर 2024 को, 1 अक्टूबर 2024 को आ गया है, ठीक है। तो जैसा ये दोनों चीज़ें, बस इसके अलावा और कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है। हम दोनों को हमें जो मतलब है गया और आया, ये डेट ध्यान देखना है। सबसे पहला आपका स्टेप 1 होता है। स्टेप 1 में आपको करना क्या है, स्टेप 1 लिखेंगे नंबर ऑफ डेज इन इंडिया, लिखेंगे कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज इन इंडिया, नंबर ऑफ डेज इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर
ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 24-25। कहने का मतलब क्या हुआ, 1 अप्रैल, ध्यान से समझना, 1 अप्रैल 24 से लेके 31 मार्च 25 तक आप इंडिया में कितने दिन हो वो देखना है। तो आए कब है, 1 अक्टूबर 2024 को। मतलब ये अप्रैल है, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मान के चलते हैं ये आपका 1 अक्टूबर 2024 है। 1 अक्टूबर 2024 यहाँ है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप इंडिया में हो, पहली चीज़ क्लियर हो गई। तो लिखेंगे अक्टूबर में कितने दिन हुए, 1 अक्टूबर को आ गए तो अक्टूबर 31 का होता है। नवंबर में भी आपके कितने दिन हो गए, 30 दिन हो गए। फिर आया दिसंबर, दिसंबर में आपके 31 दिन, लिखते चलेंगे। जनवरी कितने का हो गया, 31 का। फरवरी 28 की। और मार्च कितना का हो गया, 31 का। 8, 1, 9, 10, 11, 12, 182 डेज। 182 डेज आप इंडिया में हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, स्टेप 1 सबको क्लियर हो गया। ओके, यहाँ तक लिख लिया ना। चलो चलते हैं आगे। स्टेप 2। स्टेप 2 में आप क्या लिखोगे, यहाँ पर स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 में एक्सप्लेन बेसिक कंडीशन। आपको दोनों बेसिक कंडीशन यहाँ समझानी पड़ेगी। आप यहाँ लिखोगे एक्सप्लेन बेसिक कंडीशन, एक्सप्लेन बेसिक कंडीशन। तो स्टेप 2 में आप अपनी पूरी बेसिक कंडीशन यहाँ पर एक्सप्लेन कर दोगे। स्टेप 3 ये इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। अगर आपकी बेसिक कंडीशन पूरी हो गई तो आपको क्या करना है, स्टेप 3 में एडिशनल कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। तो एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे तो यहाँ लिखो सिंस बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड, सिंस बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड देयरफॉर चेक एडिशनल कंडीशन, चेक एडिशनल कंडीशन। और यहाँ पर क्या करोगे, एक्सप्लेन कर दोगे आप एडिशनल कंडीशन, लिख दो एक्सप्लेन एडिशनल कंडीशन। यहाँ पर आपको एडिशनल कंडीशन बतानी पड़ेगी, कौन कौन सी एडिशनल कंडीशन है। चलो स्टेप 3 कॉपी करो। हो गया यहाँ तक, ओके। तो एडिशनल कंडीशन में पहले क्या थी, प्रीवियस ईयर को छोड़कर, मतलब 24-25 आपका प्रीवियस ईयर है, तो 24-25 को आपको छोड़ देना है। इसको छोड़कर लास्ट 10 प्रीवियस ईयर में, तो लास्ट 10 प्रीवियस ईयर में क्या होगा समझना, लिखना नहीं है, यहाँ पर लिखोगे ईयर। तो 24-25 को छोड़े तो लास्ट 10 प्रीवियस ईयर कौन कौन से होंगे आप वो लिखोगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखोगे 23-24, 22-23, 21-22, 20-21, 19-20, 18-19, 17-18, 16-17। ठीक है, तो 16-17 कितने साल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 15-16 और ये 14-15, ये 10 साल हमारे मैंने लिख लिए। 10 में से 9 साल आपको क्या रहना है, इंडिया में नॉन रेसिडेंट रहना है। तो नॉन रेसिडेंट आप तब कहलाएंगे जब आप एक भी बेसिक कंडीशन पूरी नहीं करेंगे। तो जो काम हमने पहले किया था अब वापस से वही काम यहाँ करना है। मतलब कि ये जो 10 साल मैंने लिखे, हर 10 साल तक हम क्या करेंगे, बेसिक कंडीशन चेक करेंगे। मतलब यहाँ पर मैं बेसिक कंडीशन चेक करूंगा, तो 23-24 में यहीं पर मैं बेसिक कंडीशन चेक करूंगा। तो यहाँ लिख रहा हूँ नंबर ऑफ डेज इन इंडिया, नंबर ऑफ डेज इन इंडिया, इंडिया में आप कितने दिन हो। तो आप गए कब है समझना, मैं समझा रहा हूं डिटेल से। गए कब थे आप, 1 मार्च 2023 को गए। कब थे, 1 मार्च 2023 को गए थे। आए हो 1 अक्टूबर 2024 को, ये डेट आपकी है। तो आप यहाँ 23-24 के लिए
इस 23-24 के लिए आपको बेसिक कंडीशन चेक करनी है। 23-24 के लिए आपको देखना है कि इंडिया में कितने दिन हो, क्योंकि इसी के बेस पे आप क्या डिसाइड करोगे कि बेसिक कंडीशन पूरी हो रही है कि नहीं। तो 23-24 के लिए देख रहे हैं, तो 23-24 कहने का मतलब क्या हुआ, 1 अप्रैल 23 से लेके 31 मार्च 24 तक, 1 अप्रैल 23 से लेके 31 मार्च 2024 तक। गए कब हो, 1 मार्च 23 को, यहाँ से पहले निकल गए, अप्रैल 23 से पहले आप चले गए हो, और आए कब हो, अक्टूबर 2024 में, इस डेट से पहले चले गए हो और इस डेट के बाद आए हो। कुल मिला के इस साल में 23 से 24 में आप कितने दिन इंडिया में हो, 0 दिन इंडिया में हो। तो नंबर ऑफ डेज इन इंडिया कितना हो गया 23-24 में, 0 दिन। रिमार्क में लिख दोगे, रिमार्क में लिखोगे बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड, बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड, बेसिक कंडीशन आपकी पूरी हो गई है। लेकिन सॉरी, बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई है, सॉरी मैंने गलती से हो गई ये बोल दिया, बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, तभी तो वो नॉन रेसिडेंट हुआ। मतलब यहाँ पर से क्या हुआ, नॉन रेसिडेंट हो गया हमारा। और ऐसा हमको कितने साल तक चाहिए, 9 साल तक। ये समझ में आया, हर साल के लिए आपको चेक करना है। आपने 23-24 के लिए देखा इंडिया में कितने दिन थे, वैसे ये 22-23 के लिए देखेंगे। चलो अब 22-23 के लिए देख लेते हैं। सेम काम अब 22-23 के लिए करते हैं, ध्यान से समझना मेरी बातों को। अब 22-23 के लिए, 22-23 के लिए ये वाले साल के लिए चेक कर रहे हैं। 22-23 मतलब 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक। आप गए कब, 1 मार्च 23 को, मतलब यहाँ से लेके मार्च के 1 तारीख तक आप इंडिया में हो। 1 अप्रैल 22 से लेके 1 मार्च 2023 तक आप इंडिया में हो। कहने का मतलब कितने दिन हो गए, आप देखो साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। अब इंडिया में कितने दिन आप नहीं रहे हो, 1 मार्च तक तो हो, 1 मार्च के बाद आप इंडिया में नहीं हो, मतलब 30 दिन इंडिया में आप नहीं हो, मतलब 335 दिन हो। ये शॉर्टकट तरीका मैंने बता दिया कैसे निकालना है। ये आप कैलकुलेटर में करना, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, जनवरी 31, फरवरी 28। जिस दिन इंडिया से गया उसको भी काउंट करोगे तो मार्च का 1 दिन, तो आंसर यही 335 दिन मिलेगा। तो इंडिया में नंबर ऑफ डेज कितने हो, 335 दिन। तो यहाँ तो आप पहली बेसिक कंडीशन पूरी कर दिए ना यार, 182 दिन से ज़्यादा रहना चाहिए प्रीवियस ईयर में। तो यहाँ बेसिक कंडीशन आप सेटिस्फाई कर दिए, बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। इट मीन्स कि आप यहाँ सेटिस्फाई कर दिया। आपको 9 साल तक बेसिक कंडीशन पूरी नहीं करनी है, मतलब आप यहाँ पर एनआर नहीं हो पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पर एनआर आप नहीं हो पा रहे हो। आप इंडिया में कितने दिन हो, 335 दिन हो। ठीक है, पहली बेसिक कंडीशन कितनी बोलती है, इंडिया में आपको 182 डेज से ज़्यादा होना चाहिए है। मैंने बताया आप नॉन रेसिडेंट कब बनोगे, जब बेसिक कंडीशन पूरी नहीं करोगे, बट ये तो बेसिक कंडीशन पूरी कर दिया। अब आगे चीज़ सुनना, और इससे पहले तो वो कभी विदेश गया ही नहीं पढ़ने, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो इंडिया में ही है, मतलब यहाँ भी 365 दिन है, यहाँ भी 365 दिन है, यहाँ 366 दिन है, क्योंकि लीप ईयर है, लीप ईयर जिसमें फरवरी 29 डेज का होता है। फिर ये 365 दिन है, ये 365 दिन है इंडिया में, यहाँ पर भी 365 दिन है, यहाँ 366 लीप ईयर है, और ये 365 दिन है। मतलब यहाँ पर सब जगह पे बेसिक कंडीशन क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है, बेसिक कंडीशन फुलफिल हो जा रही है, मतलब कि आप नॉन रेसिडेंट नहीं हैं। तो आप यहाँ पर समझ में आ गई, ये सारी चीज़ें लिख लेना, पॉज करके लिख लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ लिखोगे फर्स्ट एडिशनल कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। फर्स्ट एडिशनल कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं हो रही है, तो हमारी 2 एडिशनल कंडीशन है, तो हम दूसरी पे आएंगे ना, क्यों वेट करें, पहले का पहली गई दूसरी आएगी। ठीक है, तो पहली कंडीशन चली गई है, इसलिए दूसरी कंडीशन आ रही है। तो दूसरी कंडीशन हमारी क्या बोलता है, सेकेंड एडिशनल कंडीशन 729 दिन से कम इंडिया में रहना है। कितने सालों में, 7 सालों में। तो आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर 335 है, पहला साल 0, 1 2 3 4 5 6 और ये 7,
इनका टोटल क्या है, मोर देन 729 है। हमको एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए इन 7 साल का टोटल क्या होना चाहिए, 729 से कम। ये 365 365 365 प्लस 365 730 तो यही हो गया, और ऊपर में 335 अलग है। मतलब क्या हुआ, आपकी सेकेंड एडिशनल कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, सेकेंड एडिशनल कंडीशन आल्सो नॉट सेटिस्फाइड। तो ये आपके 3 स्टेप हो गए। अब स्टेप 3 के बाद आता है स्टेप 4, कंक्लूजन। लिखेंगे कंक्लूजन, सिंस he did not satisfy additional condition, that is he satisfied only and only basic condition, केवल वो बेसिक कंडीशन पूरी कर रहा है, इसलिए therefore he is ordinary resident during the previous year 24-25। तो ये मेरे 2 क्वेश्चन हो गए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। क्वेश्चन नंबर 2 खास करके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आइएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है, पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है, बट फिर भी कोशिश रहे ये सारी चीज़ें पूछे। पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे बोलना चाह रहा है कि आपको OR, NOR और NR की टोटल इनकम डिसाइड करनी है। NR, OR और NOR की टोटल इनकम डिसाइड करनी है। तो टोटल इनकम डिसाइड करने का वो मैंने एक चार्ट बनवाया हुआ था आपको, OR के लिए कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल है, NOR के लिए कौन कौन सी टैक्सेबल है और NR के लिए कौन कौन सी टैक्सेबल है। तो क्वेश्चन में जब मैं सॉल्व करवाऊंगा तो मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बनाऊंगा जिससे मेरा काम जल्दी हो जाएगा, बट आपको तो लिखना ही पड़ेगा। तो लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम। 4 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम होगा पर्टिकुलर का, क्वेश्चन नंबर 3 में लिख रहा हूं। पहला कॉलम होगा पर्टिकुलर का, दूसरा कॉलम होगा आपका OR का। पर्टिकुलर का कॉलम आपके पेज का लगभग 75% लेगा, 25 में इसको एडजस्ट करोगे OR, NOR और NR, OR, NOR एंड NR। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है देखिएगा, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन ईरान रिसीव्ड इन इंडिया। क्या वर्ड दिख रहा है, रिसीव्ड इन इंडिया दिख रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर कोई पैसा अगर इंडिया में मिला, रिसीव हुआ, तो वो तीनों के लिए टैक्सेबल होता है। तो सॉल्यूशन जब करेंगे तो पर्टिकुलर में एज इट इज आप क्या करोगे, ये पूरा पहला पॉइंट को एज इट इज कॉपी करोगे। क्वेश्चन में जो पहला पॉइंट लिखा है एज इट इज पर्टिकुलर में उसको लिखा जाएगा। रिसीव्ड इन इंडिया, कितने रुपए इंडिया में मिले हैं, 5000। कुछ नहीं करना है, तीनों जगह पे आना है और तीनों जगह पे आपको पहला पॉइंट यहाँ लिखना है पूरा, और यहाँ तीनों जगह पे 5000 रुपये, 5000 रुपये और ये 5000 रुपये आपको लिख देने हैं। पहला काम मेरा हो गया पहले वाले पॉइंट का, ठीक है। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट आपको क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट में लिखा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन ईरान रिसीव्ड इन इंडिया। ये भी क्या लिखा है, रिसीव्ड इन इंडिया लिखा है। तो सेकंड पॉइंट में भी तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। रिसीव्ड इन इंडिया लिखा है, कितना रुपए, 500 रुपये एज इट इज लिखोगे, और यहाँ पर भी तीनों में क्या लिखोगे, 500 रुपये, 500 रुपये और ये 500 रुपये। तीनों में क्या आ जाएगा आपका 500, 500, 500 आ जाएगा। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान। घर कहाँ है आपका, पाकिस्तान में। डिपॉजिटेड इन बैंक देयर, मतलब घर तुम्हारा पाकिस्तान में है, तुमको जो रेंट मिल रहा है आप वहीं पाकिस्तान के बैंक में जमा कर दे रहे हो। तो इंडिया से इसका कोई संबंध है क्या, जी नहीं।
पांचवा पॉइंट मैंने लिखवाया था अर्नड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, मतलब पैसा आपने बाहर कमाया और बाहर ही रिसीव हुआ है, इंडिया आया ही नहीं वो पैसा। तो मैंने बताया था एनओआर और एनआर का कोई रिश्ता इंडिया से तो जुड़ा ही नहीं, और मैंने बताया था अगर इंडिया से रिश्ता जुड़ा तो तीनों के लिए टैक्सेबल, इंडिया से तो रिश्ता जुड़ा ही नहीं। अर्न एंड रिसीव्ड इन इंडिया को, अर्न एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया किसके लिए टैक्सेबल होता है? ओआर के लिए। तो ओआर में आएगा कितना रुपए का है? 1000 रुपए। तो ओआर में आप लिखोगे थर्ड पॉइंट के लिए 1000 रुपीज। एनओआर और एनआर ब्लैंक रहेगा। फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है? प्रॉफिट ऑफ बिजनेस established in Pakistan deposited in a bank there रुपीज 20,000, 20,000 रुपए का आपको पाकिस्तान के बिजनेस से प्रॉफिट हुआ है। आउट ऑफ 20,000 10,000 इज ब्रॉट इनटू इंडिया। ब्रॉट इनटू इंडिया तुमने कितना लाया उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। टोटल आपने पाकिस्तान से 20,000 रुपए कमाए, अब आपने इंडिया वहां से कितना लेके आया मुझे उससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो ब्रैकेट वाली जो लाइन है उसका कोई रोल नहीं है। आगे लिखा है 10,000 ब्रॉट इनटू इंडिया, इससे कोई लेना नहीं है। आगे लिखा है दिस बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। तो मैंने बताया था भारत का बिजनेस कहीं और से कंट्रोल होता है तो ओआर और एनओआर के लिए टैक्सेबल होता है। तो चौथा पॉइंट दो लोग के लिए आएगा, ओआर और एनओआर के लिए 20,000 20,000। तो आप यहाँ चौथे वाले पॉइंट में लिखेंगे 20,000 रुपए यहाँ पास, 20,000 रुपए यहाँ पास, और ये वाले पॉइंट में डैश हो जाएगा। पांचवा पॉइंट अक्रूड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन इंग्लैंड 2000। अक्रूड इन इंडिया दिख गया, आगे की लाइन को पढ़ना ही नहीं है। अक्रूड इन इंडिया है तो मैंने सेकेंड पॉइंट लिखवाया था इंडिया से रिश्ता जुड़ा, पैसा लेने का अधिकार इंडिया की वजह से आया, इसलिए तीनों के लिए टैक्सेबल कितने रुपए का है? 2000 रुपए। तो आप यहाँ पर लिख दो 2000 रुपए, यहाँ 2000 रुपए और यहाँ भी 2000 रुपए। ये आपका आ गया छठवां पॉइंट। सिक्स्थ नंबर, सिक्स्थ नंबर में क्या लिखा है? प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बिजनेस इन कानपुर। तो मैंने थर्ड पॉइंट लिखवाया था, अगर आपको ध्यान होगा, याद नहीं है तो चार्ट को बाजू में खोल लेंगे तो इजी पड़ेगा आपको, टेबल जो मैंने बनवाई थी। बिजनेस इन इंडिया अगर होता है तो तीनों के लिए टैक्सेबल है, तो कानपुर इंडिया में ही आता है। तो कितने रुपए का है? 6,000 रुपये। तो यहाँ पर 6,000, यहाँ पर भी 6,000 और यहाँ पर भी 6,000 आएगा। सातवां नंबर इनकम प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बिजनेस हो गया। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंग्लैंड, तो नोट नंबर 1 मैंने आपको नोट नंबर 1 लिखवाया था कि अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम इंडिया से होती है तो वो एग्जेम्प्ट होती है, बट फॉरेन से होती है तो वो ओआर के लिए टैक्सेबल होगी। अब आगे लिखा है कि ये पूरा पैसा आपने खर्च कर दिया। अरे खर्च कर दिया इसका मतलब ये थोड़ा नहीं कि टैक्स नहीं दोगे, कमाए और उड़ा दिए, तुम्हारी गलती, क्यों खर्चा किए, पूरा टैक्स तो देना पड़ेगा। तो इसलिए इंडिया में इसे टैक्सेबल किया जाता है केवल ओआर के लिए। कितने रुपए का है? 5,000। तो ये सातवां वाला पॉइंट जो है ओनली ओआर में आएगा। सात कितना? 5,000। पास्ट अनटैक्स्ड इनकम ये किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं, मैंने बोला डैश डैश डैश, लास्ट में आप टोटल कर दो। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3। अब सुनना, आगे से मैं बाकी क्वेश्चन के लिए क्या करूंगा, अगर मैं 3 बोलूंगा मतलब वो ओआर में टैक्सेबल होगा, एनओआर में भी आएगा, एनआर में भी आएगा। अगर मैं 2 बोला तो वो किस में आएगा? ओआर में आएगा, एनओआर में आएगा, ठीक है। तीसरा अगर 1 बोला तो वो केवल और केवल ओआर में आएगा, एनओआर और एनआर में नहीं आएगा। तो आगे की क्वेश्चन में वैसे ही आपसे डील करने वाला हूं, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। पहला पॉइंट, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंग्लैंड रिसीव्ड इन इंडिया कितने रुपए का है? 12,000। तो रिसीव्ड इन इंडिया दिख गया, इसलिए तीनों में आएगा, 3 लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए।
फर्स्ट वाला में क्या लिख लेंगे आप? 3 लिखो जल्दी से, तीनों के लिए टैक्सेबल है ये वाला, जल्दी से लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है। लिखा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान रिसीव्ड इन इंडिया, ये भी तीनों के लिए टैक्सेबल है। पहला वाला भी तीनों के लिए, दूसरा वाला भी तीनों के लिए ही है। आगे बढ़ो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन बांग्लादेश डिपॉजिट इन बैंक देयर, बाहर की बाहर हुआ है इसलिए केवल और केवल OR के लिए आएगा। तीसरा वाला में लिखेंगे OR, पहला में तीनों के लिए, दूसरा तीनों के लिए, तीसरा वाला में सिर्फ OR के लिए एक में आएगा। चौथा प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंडोनेशिया, इंडोनेशिया भारत देश के बाहर आता है। डिपॉजिट इन बैंक देयर, दिस बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, कितना रुपए? 5,000 रुपये। तो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है इसलिए कितने के लिए टैक्सेबल होगा? 2 के लिए। भारत के बाहर का बिजनेस, इंडिया से कंट्रोल, तो चौथा वाला किसके लिए आएगा? 2 लोगों के लिए, OR और NOR के लिए आएगा। पांचवा पॉइंट, इनकम अक्रूड इन भोपाल बट रिसीव्ड इन सिंगापुर, अक्रूड इन भोपाल आ गया तो लेने का अधिकार इंडिया की वजह से आ रहा है इसलिए कितने के लिए टैक्सेबल? तीनों के लिए टैक्सेबल होगा ये। पांचवा वाला पॉइंट तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। चौथा वाला 2 के लिए था। छठवां पॉइंट पे आते हैं, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया, बिजनेस इन इंडिया लिखा है तो तीनों के लिए आएगा। छठवां वाला पॉइंट तीनों के लिए टैक्सेबल है। फिर लास्ट लिखा है पास्ट अनटैक्स्ड इनकम, तो सातवां वाला किसी के लिए भी नहीं आएगा, डैश। तो आप ये चाहो तो बाजू में ही PDF के बाजू में ही लिख लो, आप लोग के लिए आसान रहेगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 और 4, 2 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है? इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान की एग्रीकल्चर इनकम है तो मैंने बताया था किसके लिए टैक्सेबल होगा? ओनली फॉर OR, NOR और NR में डैश डैश कुछ भी नहीं लिखेंगे। सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया, आपको आगे की लाइन पढ़ने नहीं, इंडिया में मिला है ना, खत्म बात, आगे की लाइन पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। 12,000 रुपये ये तीनों के लिए आ जाएगा, 12,000 रुपये तीनों में आ जाएगा, 12,000 12,000 12,000। इनकम फ्रॉम बिजनेस कैरिड ऑन इंडिया, बिजनेस इंडिया में है, इंडिया के बिजनेस से इनकम मतलब तीनों के लिए। तीसरा पॉइंट भी तीनों में आ जाएगा, कितना रुपए लिखोगे तीनों में? 12,000। डिविडेंड फ्रॉम अ डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक मतलब इंडिया की कंपनी से मिल रहा है तो NOR और NR को लेने का अधिकार किसकी वजह से आ रहा है? इंडिया की वजह से आ रहा है, तो इंडिया की वजह से आ रहा है इसलिए तीनों के लिए टैक्सेबल है। पांचवा पॉइंट, इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड इन बांग्लादेश फ्रॉम अ बैंक डिपॉजिट्स, दे आर इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड इन बांग्लादेश, अर्नड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, पॉइंट नंबर 4 नहीं, पॉइंट नंबर 5। तो मैंने बताया था किसके लिए टैक्सेबल होगा? ओनली फॉर OR के लिए। छठवां पॉइंट, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन सिलोन, श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था तो ये श्रीलंका जो है हमारा आउटसाइड इंडिया हो गया, बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया एंड रेमिटेड, ये वाले रेमिटेड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर डायरेक्ट लिखा होता है इनकम रेमिटेड टू इंडिया तो वो किसी में नहीं लिखते, बट यहाँ पर क्या लिखा है? पहले आपको मिला कहाँ है? वहाँ मिला, उसके बाद आप इंडिया में ला रहे हो, ठीक है। और पॉइंट नंबर 4 के अकॉर्डिंग कितने के लिए टैक्सेबल है? कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है तो 2 लोग के लिए, OR और NOR में 14,000 रुपये, तो छठवां वाला पॉइंट टैक्सेबल होगा 2 जन के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, आइएगा क्वेश्चन नंबर 6। पहला पॉइंट क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 में? फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। पहला लिखा है इनकम फ्रॉम सैलरी अक्रूड एंड रिसीव्ड इंडिया, भारत में ही अक्रूड हुआ, इंडिया में ही मिला, इसलिए पहला वाला पॉइंट किसके लिए आएगा? 3 लोगों के लिए टैक्सेबल, OR, NOR और NR के लिए। सेकेंड पॉइंट, प्रॉफिट ऑफ अ होटल बिजनेस एट मेलबोर्न, मेलबोर्न आपका ऑस्ट्रेलिया में आता है,
अब ये तो लिखा नहीं कि इंडिया में रिसीव हुआ, कंट्रोल इंडिया से है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। बाहर का बिजनेस है और इनकम हो रही है, तो इंडिया के बाहर से अगर कोई भी इनकम होती है तो केवल और केवल ओआर के लिए टैक्सेबल होगा। वो कहीं से भी पैसा कमाए ओआर, उसे अपनी पूरी इनकम पे टैक्स देना ही है इंडिया में। थर्ड पॉइंट, डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन पर्थ, पर्थ भी ऑस्ट्रेलिया का है, बट रिसीव्ड इन इंडिया, चूंकि पैसा आपको इंडिया में मिला है इसलिए ये तीनों के लिए टैक्सेबल होगा। किसके लिए टैक्सेबल होगा? तीनों के लिए टैक्सेबल होगा। ये छठवां चल रहा था ना, ओके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है? इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्या है, ये आपको जब मैं कैपिटल गेन चैप्टर पढ़ाऊंगा तब आपको मैं बताऊंगा कि ये चीज़ क्या होती है। अभी बस ये जान लो आपको इनकम अराइज किसकी वजह से हुई। आपने भारत की कोई संपत्ति बेच दी भारत में ही, तो पैसे लेने का अधिकार तो आपको इंडिया की वजह से ही आया ना, भले वो पैसा आपको कहीं मिले, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेने का जो मूल रूप से अधिकार आपको आ रहा है वो इंडिया की वजह से आ रहा है। इसलिए पॉइंट नंबर 4 जो है आपके लिए किसके लिए टैक्सेबल होगा? तीनों के लिए टैक्सेबल होगा। पांचवा पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑफ अ कंपनी एट मैनचेस्टर विच वाज रिसीव्ड इन इंडिया। आपने मैनचेस्टर इंग्लैंड की किसी कंपनी में आपने डिबेंचर खरीदा हुआ था। डिबेंचर आपको पता है कंपनी लॉ में आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा। तो आपको उसकी वजह से क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंडिया में मिल रहा है, इसलिए तीनों के लिए टैक्सेबल, पूरा 6,000 रुपये। छठवां पॉइंट देखेंगे क्या लिखा है? इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम श्री फिलिप अ नॉन रेसिडेंट ऑन द लोन प्रोवाइडेड टू हिम फॉर अ बिजनेस कैरिड ऑन इन इंडिया। ये वाली लाइन हम अंडरलाइन कर लेंगे, बिजनेस कैरिड ऑन इंडिया। पॉइंट नंबर 6 मैंने बताया था, आपने एक ओआर ने लोन दिया था नॉन रेसिडेंट को बिजनेस करने के लिए, कहाँ? इन इंडिया, तो इन इंडिया इसलिए तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। 7वां नंबर पॉइंट में आते हैं, रॉयल्टी रिसीव्ड इन जर्मनी फ्रॉम श्री कैलाश अ रेसिडेंट इन इंडिया फॉर टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडेड फॉर, ये वाली लाइन देखो, बिजनेस कैरिड ऑन इन जर्मनी। जर्मनी क्या हुआ? आउटसाइड इंडिया हुआ, तो ये किसके लिए टैक्सेबल होगा? ओनली और ओनली ओआर के लिए। ये देखना है, अगर लोन दिया जा रहा है किसके लिए दिया जा रहा है? किसी भी रीजन के लिए दिया जा रहा है। अगर इन इंडिया पर्पज है तो तीनों के लिए, और आउटसाइड इंडिया है तो वो ओनली फॉर ओआर के लिए। 8वां पॉइंट, फीस फ्रॉम इंडियन कंपनी कैरिंग ऑन बिजनेस एट लंदन फ्रॉम अ टेक्निकल सर्विस रेंडर्ड एट लंदन हैविंग बीन डायरेक्टली डिपॉजिट इन द कंपनी इन हिज बैंक अकाउंट इन इंडिया। कुल मिला के आपका बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है इंडिया के बैंक अकाउंट में, इसलिए वो तीनों के लिए टैक्सेबल होगा। तो 8वां वाला किसके लिए आएगा? तीनों के लिए आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। 8वां में तीनों के लिए आ जाएगा। तो आज के लिए हम करते हैं इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, 5-6 क्वेश्चन बचे होंगे, वो अगले वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपकी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि अगले क्वेश्चन जो हैं आपसे बिना देखे बन जाए। और आने वाले क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। ओके।